जैसे कि आप जानते हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम 12th क्लास का हो रहा है और उसमें आज फिजिक्स का प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूँ। सो देख लीजिए, इसमें इस तरह से 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। 10 प्रश्नों के उत्तर इसमें से देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस तरह से ये सभी प्रश्न आए हुए हैं और इन सब का प्रश्नों का आंसर हम लोग अब देखेंगे। तो सीरियल से 9, 10, 11, 12 इस तरह से ये 18 तक हुआ। फिर आगे इस तरह से यहाँ पर हाँ, इसके बाद ये 19 और 20 है। इसके बाद अब आ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 21 से 26 तक हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 अंक निर्धारित हैं। सो 21 में गास्पर में और इस तरह से ये सब प्रश्न आए हुए हैं। सबका आंसर अब हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, प्रश्न 1 से 20 तक लघु उत्तरीय हैं जिन्हें 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ये सेंटअप के क्वेश्चन हैं जो 2022 में अभी चल रहे हैं और इसका परीक्षा अभी शुरू हो गया है। 11 तारीख से लगभग पूरे बिहार में ये परीक्षा होने वाले हैं। सो आज हमें फिजिक्स का प्रश्न मिला, सो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ जो हमारे छात्र छात्राएँ इसे लाभान्वित हो सकें। तो पहला था स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है। इसको मैंने नहीं लिखा है, जो थोड़ा संदेह था। सो आगे के लिए है चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता, इसकी परिभाषा है चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू L/A। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं यानी रो L/A। यहाँ नियतांक रो को प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी इसी रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसका मात्रक है, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, यानी इसका मात्रक है ओम मीटर। आगे तीसरा प्रश्न है कि शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में यथार्थ माध्य शक्ति तथा आभासी माध्य शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं, अर्थात शक्ति गुणांक यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। तो ग्लास से की अपेक्षा एयर का अपवर्तनांक sin I/sin R होता है और इसको हम जब उलट देते हैं यानी एयर की अपेक्षा ग्लास का अपवर्तनांक sin R/sin I हो जाता है। R का मान 90 डिग्री और I को हम C में ले लेते हैं तो sin 90 डिग्री 1 हो जाता है और ये sin C यानी म्यू बराबर 1/sin C। यही अपवर्तनांक और क्रांति कोण के बीच का संबंध है। पांचवा प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के 2 गुणों को लिखें। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम होती है। तो ये 2 गुण हो गए। और वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, अर्थात वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा माध्य विचलन डेल्टा वाई। प्रकाश के व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है। 7वां प्रश्न है। तो पहला शर्त है कि प्रकाश स्रोत यानी तरंगों को काला संबद्ध होना चाहिए और दूसरा है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य समान होनी चाहिए और रचनात्मक व्यतिकरण का पथांतर n लैम्डा होनी चाहिए और विनाशी व्यतिकरण के पथांतर 2n+1 λ/2 होना चाहिए। प्रकाश स्रोत का संकरा होना चाहिए। ये सब आवश्यक शर्तें हैं प्रकाश के व्यतिकरण की। अब रहा 8वां प्रश्न, पोलराइड क्या है, इसका एक उपयोग लिखें। तो पोलराइड ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग है चश्मा में तथा तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने में। हाँ, तो 10वां प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो यदि बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा परस्पर लंबवत फैलाई जाएं, यदि मध्यमा धारा की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतावे तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं।
अगला 11वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो वे तरंगे जो लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलन से बनी है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। आइए अगला 12वां प्रश्न है कि लॉरेंट बल क्या है? यदि चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेशित कण Q की गति भी हो तो विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों बलों को सम्मिलित रूप से लॉरेंट बल कहते हैं। यानी F बराबर Fe और A प्लस Fm, यानी विद्युतीय बल, और ये है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है और ये मैग्नेटिक फोर्स है। और Fe बराबर Q होता है और Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है। और इसमें Q को कॉमन ले लिया गया तो E प्लस V क्रॉस B, यही लॉरेंट संबंध है। अगला प्रश्न 13वां है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा प्रतिघात क्या है? तो प्रतिबाधा, जब प्रत्यावर्ती धारा LR, CR, LCR परिपथ से गुजरती है तो इनके द्वारा उत्पन्न प्रभावी प्रतिरोध ही प्रतिबाधा कहलाती है। इसे Z से सूचित किया जाता है। LR परिपथ के लिए Z बराबर √R² ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, CR परिपथ के लिए Z बराबर R² 1 ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, LCR के लिए है Z बराबर R² प्लस ओमेगा माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर। और प्रतिघात, तो प्रतिघात क्या है? जब प्रत्यावर्ती धारा किसी संधारित्र या प्रेरक से गुजरती है तो संधारित्र या प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिघात कहलाता है। यानी जब प्रत्यावर्ती धारा किसी संधारित्र या प्रेरक से गुजरती है तो संधारित्र या प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ही प्रतिघात कहलाता है। संधारित्र के लिए प्रतिघात XC बराबर 1 ओमेगा C, और ओमेगा का मान होता है 2πf और इंटू में C। और XL बराबर, ये प्रेरक के लिए है प्रतिघात, तो प्रेरक के लिए XL बराबर ओमेगा L और ओमेगा का मान होता है 2πf और इंटू में L। अब आइए चलते हैं 17वां प्रश्न, भंवर धारा क्या है? जब धातु का टुकड़ा बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में चक्करदार धारा उत्पन्न होती है जो गति का विरोध करती है। यही है भंवर धारा, इसी को कहते हैं भंवर धारा। और 20वां प्रश्न है, बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिन्हें बोर का अस्थायी कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में जो घूमते हैं उन्हें बोर का अस्थायी कक्षा कहते हैं। हाँ तो भाई लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 10 प्रश्न का ही उत्तर देना था। जो आपकी आवश्यकता से अधिक प्रश्न सॉल्व किए गए हैं सो आप उसे किसी 10 का जवाब दे सकते हैं। आइए चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिन्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 3 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें 4 प्रश्न सॉल्व किए गए हैं। इसमें से आप किन्हीं 3 का सिलेक्शन करके अपना उत्तर दे सकते हैं। आइए 21वां प्रश्न है, गास्पर में लिखें और सत्यापित करें। तो गास्पर में होता है, हाँ तो गास्पर में क्या है भाई? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। परमाणु में मान लिया कि बंद तल S है, ये बंद तल S है, S के भीतर O पर यानी इस O पर प्लस Q आवेश है, जो छोटे क्षेत्र DA, यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र DA के बिंदु P से इस बिंदु P से R दूरी पर है। यह आवेश छोटे क्षेत्र DA के बिंदु P से R दूरी पर रखा गया है। अतः P पर तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/R² होता है। और DA क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स D फाई बराबर EDA होता है। और E को लिख दिए और DA A.B बराबर AB cos थीटा होता है, तो उसके अनुसार DA cos थीटा हो गया। फिर इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसको इंटीग्रेट किए और ये सब E का वैल्यू यहाँ से हमने लाया और उसको यहाँ रख दिया, और फिर DA cos थीटा जो यहाँ पर है इसको हमने यहाँ रख दिया। और इस तरह से इंटीग्रल D फाई का हो जाएगा फाई, और Q इंटू 1 में गुना करेंगे तो Q हो जाएगा, और 4πε0 R² यहाँ रख दिया गया है DA cos थीटा के अंदर। और इसके बाद ये
Q/4πε0 और इसके बदले में डी ओमेगा होता है, सो डी ओमेगा रख दिया गया। और इसका मान डी ओमेगा का मान जो होता है वो 4 होता है। सो अब यहाँ पर देखिए Q/4πε0 और इसके बदले में 4 लिखा और 4 कट गया तो Q/ε0 लाया और यही हमको लाना था। तो ये जो डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है और डी ओमेगा ये घन कोण है। तो इस तरह से फाइबर और Q/ε0 यही साबित करना था, जो गास पर में बतलाता है कि बंद तल के अंदर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 होता है। आइए चलते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम की व्याख्या करें। 23वां प्रश्न है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किसी बंद कुंडली या चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या तथा उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है। यानी किसी बंद कुंडली चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा उत्पन्न धारा प्रेरित धारा कहलाती है। फैराडे का प्रथम नियम, यदि किसी बंद परिपथ में संबद्ध फ्लक्स यानी परिपथ से संबद्ध है फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिवर्तन में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये चुंबक को जब हम इसमें ले गए तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है, जब इसे बाहर किया तब विक्षेपित होती है। इस तरह से यह फैराडे का नियम ने के अनुकूल है। आइए फैराडे का दूसरा नियम देखते हैं। किसी कुंडली या बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उसे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, समानुपाती होता है। यदि dt समय में फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हो तो विद्युत वाहक बल E प्रोपोर्शनल टू -d∅/dt और इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k अर्थात स्थिरांक देते हैं, अर्थात विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि फेरों की संख्या n हो तो E बराबर -n∞ जहाँ k बराबर 1 मान लिया गया है। इस प्रकार पहला नियम विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की शर्त देता है तो दूसरा नियम विद्युत वाहक बल का परिमाण देता है। हाँ भाई, तो 25वां प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में है कि निरक्षीय स्थिति में छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो इसमें देखिए, मान लिया NS छड़ चुंबक है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। उत्तरी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र BN यानी ये BN बराबर μ0/4πm/np², जहाँ m ध्रुवीय प्रबलता है। इसी पर दक्षिण ध्रुव के कारण BS बराबर μ0/4πm/PS², यानी BM बराबर μ0/4πm/PS²। P और S, तो PS² का मान कैसे निकलेगा? ये कर्ण है, ये आधार है, जो L है ये लंब है, तो कर्ण बराबर √L² + R² हो जाएगा, जो यहाँ पर है √ और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो R² + L² हो जाएगा। उसी तरह BS बराबर μ0/4πm/R² + L² हो जाएगा। चित्रानुसार BN sin थीटा BS sin थीटा, देखिए BS sin थीटा और एक है BN sin थीटा ऊपर की ओर है। सो ये बराबर और विपरीत हैं, अतः निष्फल कर देते हैं। ये BN sin थीटा और BS sin थीटा ये आपस में निष्फल हो जाते हैं। तब ये इस दिशा में केवल BN cos थीटा और BS cos थीटा हमारे काम में आते हैं। अतः B बराबर BN cos थीटा और पर BS cos थीटा और BN cos थीटा का मान यहाँ पर है, सो यहाँ लिख दिया गया। BS cos थीटा का मान यहाँ है, सो यहाँ लिख दिया गया। और cos थीटा इसमें कॉमन लिया गया है, तो cos थीटा कॉमन लिया गया तो cos थीटा बराबर √L/√R² + L², क्योंकि cos थीटा होता है आधार बटा कोण, तो L बटा ये √L² + R² हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों एक ही जैसा है तो हम इसको जोड़ लेते हैं, तो 2μ0/4π
एम बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बी बराबर इस तरह से हमको मिला 2μ0/4 एम एल बटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर। इसमें देखिए हाफ यानी 1/2 पावर है, ये टोटल 1 है, और जोड़ देंगे 1/2 + 1 तो हो जाएगा 3/2। यही हमारा व्यंजक है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, b बराबर μ0/4 और एम एल के बदले में एम बराबर m इंटू 2l, m इंटू 2l, तो 2 इसमें आ गया, तो अब इसका मान हो गया m, और l का मान बहुत छोटा है तो केवल हम ये r का मान ही लेंगे, तो 2 कट जाएगा तो r क्यू हो जाएगा। चुंबकीय घूर्ण के अनुसार m बराबर m इंटू 2l और l इज मोर लेस देन r। अब लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26वां, लेंज का नियम लिखें, दिखाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। उत्तरी ध्रुव एन के कुंडली की ओर लाने पर धारा की दिशा ऐसी होती है कि चुंबक को प्रतिकर्षित करने लगती है। यानी एन आ रहा है तो यहाँ भी एन पोल का निर्माण हो रहा है, और इसलिए समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो एन पी यानी उत्तरी ध्रुव की तरह ये कार्य करने लगता है। पुनः चुंबक को दूर ले जाने पर एस ध्रुव की तरह कार्य करने लगा, और एस पोल हो गया। जब ये बाहर निकलता है तो अब ये आकर्षित करना शुरू कर देता है, जब भागने लगता है तो आकर्षित करना, और जब इधर आता है तब ये प्रतिकर्षित करने लगता है, यानी विरोध करता है। धारा की दिशा चुंबक का विरोध करता है, यानी इस तरह दोनों स्थितियों में धारा की दिशा चुंबक का विरोध करता है। चूँकि धारा उत्पन्न होने के कारण यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन है, अतः यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, अतः यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। हाँ, तो मेरे छात्र छात्राओं, ये आपके फ़ायदा के लिए हमने ये बनाया, और आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे फ़ायदा पहुंचाएं और उन्हें अपने साथ मिलावें, और ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद बच्चों।